हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ हैं जेएसएल लाइब्रेरी की एक नई किताब के साथ जिसका नाम है हमारा शरीर, एक आश्चर्यजनक मशीन। इसे रमेश बिजलानी ने लिखा है। जैसा कि ये किताब का आवरण ही बता रहा है कि हम इसमें अपने शरीर के बारे में बात करेंगे। देखें हम क्या बातें करते हैं। हमारे शरीर को बांधे रखने वाले आवरण को चमड़ी या त्वचा कहते हैं। यह हमें सर्दी गर्मी से बचाती है। यह हमें कांटों और कीलों आदि से बचाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह अपने आप ठीक हो जाती है। यदि त्वचा कहीं भी जल जाए या कट जाए तो कुछ दिनों के बाद नई त्वचा उस स्थान पर आ जाती है और घाव भर जाता है। त्वचा के कारण शरीर को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखने में मदद मिलती है। यदि आप गर्मियों में बाहर निकलें तो पसीना आने लगेगा। पसीने से शरीर गीला हो जाता है। जैसे ही यह गीलापन सूखने लगता है, शरीर ठंडक अनुभव करता है। इस तरह त्वचा शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में मदद करती है। गर्मी के विरुद्ध त्वचा अपनी प्रतिक्रिया पसीना बहाकर और सर्दी के प्रति पसीना न बहाकर दिखाती है। इस तरह त्वचा हमेशा शरीर का तापक्रम स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। इसलिए चाहे आप चिलचिलाती गर्मी में अथवा ठिठुरती सर्दी में थर्मामीटर से अपने शरीर का तापमान लें, वह सामान्य रहता है। अब हम उस ढांचे की बात करें जिस पर शरीर रहता है। ये हड्डियां हैं। हड्डियां शरीर का मूल ढांचा है। यदि हड्डियां ना हो तो हमारा शरीर आकृति विहीन हलवे जैसा मुलायम ढेर हो जाएगा। हड्डियां शरीर में उसी तरह बिछी हैं जैसे मकानों की छत बनाने के लिए लोहे की जाल बिछाते हैं और फिर उसमें सीमेंट, कंक्रीट आदि भरते हैं ताकि वह एकदम मजबूत हो जाए। पर हड्डियां छत से अलग होती हैं। जो जो बच्चा बड़ा होता है उसकी हड्डी भी बढ़ती जाती है। यदि हड्डी टूट जाए तो वह कुछ सप्ताह में फिर जुड़ जाती है। हालांकि हमारा शरीर इंजन की तरह है, पर वह कई अर्थों में इंजन से बेहतर है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में सोचने समझने की शक्ति होती है। हम यह सब पहले ही जान चुके हैं कि त्वचा को छूकर हम सर्दी गर्मी, तेज भोथरा, सख्त मुलायम का पता कर लेते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि त्वचा हमारे मस्तिष्क के पास संदेश पहुंचाती है कि कोई चीज़ कैसी है। ऐसी इंद्रियां जो हमें हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में बतलाती हैं, ज्ञान की इंद्रियां यानी ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। आँखें बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्री है जिसे हम इंग्लिश में सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं। आँखें गोल होती हैं और इनमें 3 प्रमुख परतें होती हैं। सामने वाली परत होती है जो पारदर्शी होती है। इसके पार हम दूसरी परत को देख सकते हैं। इस परत के रंग से ही हम यह जान जाते हैं कि व्यक्ति काली आँखों का है, भूरी आँखों का है अथवा नीली आँखों वाला। अंत में तीसरी परत होती है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। इस परत मस्तिष्क के साथ जुड़ी होती है। बाहर से प्रकाश सर्वप्रथम आँख की प्रथम परत से गुजरता है। प्रकाश को जो क्षेत्र ग्रहण करता है वह आँख के अंदर दिखाई देने वाले छोटा सा काला गोल निशान है। यह निशान नीली या भूरी आँखों वाले व्यक्ति में भी काला होता है। आँख पर गिरने वाली प्रकाश की मात्रा के अनुसार यह निशान फैलता या सिकुड़ता है। चमकीले तेज प्रकाश में यह छोटे आकार में हो जाता है ताकि अधिक प्रकाश ना घुस सके, जबकि अंधेरे कमरे में यह फैल जाता है। आप इसे स्वयं भी करके देख सकते हैं। एक कमरे में शीशा और टॉर्च लेकर उसमें अंधेरा कर लें, फिर आँखों में शीशे में देखें तो यह निशान कितना फैलता है। उसके बाद टॉर्च जलाएं और आँखों पर प्रकाश डालें, फिर शीशे में देखें कि यह निशान शीघ्र ही कितना छोटा हो जाता है। सबसे बाहरी परत से जब प्रकाश गुजरता है तो यह एक लेंस की जगह प्रकाश का संकेंद्रित करता है। यह देखने के लिए कि लेंस प्रकाश को कैसे संकेंद्रित करता है, एक लेंस को धूप में देखें।
उससे होकर जाने वाली धूप एक छोटे बिंदु के रूप में केंद्रित हो जाती है। इसी प्रकार आँख से गुजरने वाली प्रकाश संकेंद्रित होता हुआ तीसरी परत पर पहुंचता है। यह परत पर्दे की तरह कार्य करती है। पर्दे पर किसी वस्तु के आने वाला प्रकाश उस वस्तु की आकृति बना देता है। यह आकृति मस्तिष्क को भेज दी जाती है। इस प्रकार हम किसी वस्तु को जान पाते हैं कि यह क्या है। जब हम बाहर खेल रहे होते हैं और आपकी माँ आपको आवाज़ देकर बुलाती है, आप उसकी आवाज़ सुनकर दौड़े जाते हैं। इस प्रकार सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। कान का वह हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, वह सुनने में हमारी खास सहायता नहीं करता। जब कर्णपटल से आवाज़ टकराती है, उससे कंपन पैदा होती है। यह कंपन मध्य कर्ण को जाती है। वहाँ से यही कंपन आंतरिक कर्ण तक पहुँचती है। जब कर्णेंद्रिय कार्यशील हो जाती है, वह मस्तिष्क को संदेश देती है। परिणाम स्वरूप हम सुनने लगते हैं। और एक ज्ञानेंद्रिय है नाक, जो हमें सूंघने में मदद करती है। नाक के ऊपरी हिस्से से हम सूंघ सकते हैं। जब हम आमतौर पर सरलता से श्वास लेते हैं, वह वायु ऊपरी भाग में नहीं जाती। इसलिए उचित तरीके से सूंघने के लिए हमें तेज और शीघ्रता से श्वास लेना होता है। जो सीधे नाक के ऊपर जाता है, उसे श्वास खींचना कहते हैं। एक गुलाब का फूल लेकर पहले उसे आराम से सूंघें, फिर तेज श्वास लेकर सूंघें और दोनों में अंतर देखें। सूंघने के अलावा नाक से हम श्वास भी लेते हैं। जीभ हमें स्वाद बताती है। जीभ के विभिन्न भागों में से तरह तरह के स्वाद लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए मिठाई का स्वाद जीभ के अग्रिम ऊपरी भाग से बेहतर लिया जाता है और अचार जीभ के किनारे से। और यदि हम कड़वी चीज़ जीभ के मध्य भाग में रखें तो अधिक तीखा लगेगा। इसलिए कड़वी गोलियों को जीभ पर न रखकर सीधे गले में रखते हैं। त्वचा, आँख, कान, नाक और जीभ आदि सभी ज्ञानेंद्रियाँ उनके आसपास की वस्तुओं के बारे में मस्तिष्क को सूचनाएं भेजती हैं। मस्तिष्क इन सूचनाओं के पश्चात निर्णय लेता है क्या करना है। उसी के अनुसार हमारा शरीर कार्य करता है। उदाहरण के लिए आप किसी घर को जलता हुआ देखें तो आपका मस्तिष्क प्रतिक्रिया करेगा कि आप आग चीखेंगे। तब आप बाल्टी भर पानी के लिए दौड़ेंगे। इस प्रकार की क्रिया मांसपेशियों से होती है। वास्तव में मांसपेशियां शरीर की प्रत्येक हलचल, चलना, दौड़ना, झुकना आदि जैसी प्रतिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं और प्रत्येक क्रिया पर हरकत करती हैं। जब हम चाहें मांसपेशियों को छोटा कर सकते हैं। कभी कभी बिना हमारी इच्छा के ये मांसपेशियां छोटी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए यदि आप किसी कांटे पर पैर रखेंगे तो एकदम से पैर उठा लेंगे। इस प्रकार की क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन क्रिया कहलाती है या प्रत्यावर्तन क्रिया कहलाती है। इस क्रिया से हम अपने आप को चोटग्रस्त होने से बचाते हैं। इसी से हम कांटा अधिक न चुभ जाए इसलिए सावधान हो गए। पर ऐसी घटना के बाद सोचना जरूरी है। यदि आप सोचें तो उस कांटे को वहाँ से चुनकर दूसरी जगह डाल सकते हैं ताकि वह दूसरों को ना चुभे। सोचना अच्छा है। सोचना मस्तिष्क का काम है ना। सोचना मस्तिष्क का काम है। थैंक यू।